हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिहार सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2011 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का जो क्या बोलते हैं एसएसटी के जो सवाल होते हैं, जीके जीएस के जो सवाल होते हैं, उस सवाल को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि श्री कुमार बनर्जी निम्न में से किससे संबंधित है। श्री कुमार जो बनर्जी है, इनमें से क्या चीज़ से वो संबंधित है, तो उनको हम समझेंगे कि हाँ वो क्या चीज़ से संबंधित है। तो श्री कुमार बनर्जी जो है, यह करंट अफेयर था। उस समय वो किस गवर्नमेंट में कौन सा पद वो संभाल रहे थे, किस अनुसार पद नहीं बट वो किस क्षेत्र में थे। जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग दिया गया है, सेकेंड में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, थर्ड है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो उस समय ये जो थे आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में थे। ठीक है, अब जो है हम लोगों को देखना है क्या, सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्या, सतलज नदी। ये जो है नदी, सतलज नदी का उद्गम पूछ रहा है। उद्गम का मतलब होता है कि सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ से वह प्रारंभ होती है। तो ये जो हो जाएगा चीन से। चीन के एक जगह है तिब्बत, उसी तिब्बत के पहाड़ी से जो है यह जो नदी है निकलती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। मतलब ये हुआ कि हमारे जो भारतीय संविधान सभा है, उस सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रूपरेखा को कब माना गया है, कब तैयार करके उसको स्वीकार किया गया है कि हाँ यह जो हमारे भारत की जो संविधान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज की जो आकार है, रूपरेखा है, किस टाइप की होनी चाहिए, इन चीज़ों में उसको बताया गया है। तो ये हो गया आपका, पूछ रहा है कि कब कब इस चीज़ को किया गया था। तो यह हो गया आपका 22 जुलाई 1947 के हमारा जो संविधान जो है, उस संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा ने ये जो संविधान सभा था उस सभा में इसको क्या किया था, इसके रूप को स्वीकार कर लिया गया था। कब, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन जैसे दिया है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया। और सबसे पहला दो क्वेश्चन, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान क्या है। तो जो जन गण मन होता है वह हमारा राष्ट्रगान होता है। और एक होता है राष्ट्रगान और एक होता है राष्ट्रीय गीत। तो वंदे जो है, ठीक है, तो वंदे मातरम करके आता है ना, तो आपका हो गया राष्ट्रीय गीत। ये हो गया आपका राष्ट्रीय गान। इसको पहली बार जो है कांग्रेस के कलकत्ता एक अधिवेशन हुआ था 1911, मतलब 1911 में। तो उस में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और गाया कौन था, ये भी चीज़ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इसको गाए थे। इस चीज़ को गाने में 52 सेकंड लगता है, रविन्द्रनाथ टैगोर गाए हुए थे। ठीक है, और आगे चलकर जो है इसको 1950 में इसको जो है क्या किया गया था, राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दे दी गई थी। सबसे पहले गाया कब गया था, तो 1911 में। कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस के द्वारा जो अधिवेशन चलती थी, उस अधिवेशन में 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह राष्ट्रगान है। इसको कंपोज या किसने गाया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कितने सेकंड का टाइम लगता है, तो 52 सेकंड का टाइम लगता है। इनको मान्यता कब मिल गई थी, तो 1950 ईस्वी में इसको यह मान्यता मिल गई थी कि यह हमारे राष्ट्रीय गान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है आपको डॉक्टर डी बी कुरियन
कुरियन को माना जाता है। डीवी कुरियन का जैसे कि बी दे दिया गया है तो बी का इनका नाम हो गया है, बी का होता है ऐसे क्या हो जाएगा ब्रिज, ठीक है, कुरियन, यह बी का मतलब होता है, ठीक है। तो भारत में श्वेत क्रांति किसका कौन जनक है, तो डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है आपको किसको माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन है जिनको भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसके पहले था श्वेत क्रांति का, तो कुरियन साहब थे। यही दो क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। 8 में क्या कहता है, श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल हैं। उस समय जब वो सन 1911 सॉरी में 2011 था, उस समय जो थे श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल थे, कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु के। तो एक क्वेश्चन तो पूछे नहीं पूछे इससे कोई बहस नहीं है, क्यों, क्योंकि उस समय चेंज हो गया है। उस समय वो कर्नाटक राज्य के थे, लेकिन ये करेंट अफेयर उस समय का था, उस समय के राज्यपाल वहाँ के थे। तो काफ़ी चेंजेज हो गई, आज से बहुत पहले की बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि हाँ, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो गया कहाँ है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। यह हैदराबाद में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। एक कब बना था, 2000 मतलब 2002 में बना था, ठीक है। कौन, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। 10 में कहता है, वह राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आ गया है कि वह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा कि अशोक अमृतराज थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि लौ निम्न में से किस खेल से संबंधित है, लौ जो है निम्न में से किस खेल से, यह जो शब्द दिया गया है लौ, ये काफ़ी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लौ शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है। तो लौ का जो खेल से है यह टेनिस से संबंधित है। एक चीज़ और है आपको मैं बता देता हूँ कि लौ का मतलब होता है, अर्थ होता है शून्य, जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, जीरो आप बोल सकते हैं, ओके हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा, 2000। तो क्वेश्चन नंबर था स्कॉटलैंड, जो था स्कॉटलैंड, उस समय 2014 में राष्ट्र खेल का आयोजन इस जगह पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं करेंट अफेयर का, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, वृंदावन गार्डन जो है कहाँ स्थित है, तो आपका जो है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, तो वृंदावन गार्डन आपका मथुरा में स्थित है, सॉरी मैसूर में स्थित है। अब मैसूर किस राज्य में आता है, तो कर्नाटक में आता है, ठीक है। मैसूर कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है, ओके। याद रहेगा वृंदावन गार्डन कहाँ है, मैसूर में है, जो कर्नाटक में आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, उस राज्य का नाम बताए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताना है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं केंद्र में, क्या चीज़, सबसे ज़्यादा लोग केंद्र में जो है रेलवे मंत्रालय
रेलवे मंत्री बने हुए हैं तो बिहार राज्य है। बिहार राज्य में जैसे कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, केदार पांडे, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे जगजीवन राम, राम सुहाग सिंह, ललित नारायण मिश्रा, ऐसे करके बहुत सारे जन हैं जो बिहार से, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेलवे मंत्रालय बिहार में ही बना गया है। बिहार के बट इतना बनने के बाद भी कुछ सुधार तो देखा नहीं गया, लेकिन ये है कि हाँ बहुत सारे रेलवे मंत्रालय यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसमें से जो है, इनमें से जो है डैन कार्टर, ग्रेग जोन्स, जॉनी वेसमुलर, इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है जो क्या है, टेनिस के खिलाड़ी है। और टेनिस खिलाड़ी में कौन शब्द का इसके पहले हम लोग लव का मतलब क्या होता है, जीरो, कुछ नहीं। इस सारी चीज़ों को हम रिपीट करते चलेंगे तो अच्छा से माइंड में सेटअप हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का न्यूनतम देश कौन है? मतलब ये कहने का मतलब कि नवीनतम मतलब नया, दुनिया का सबसे नया देश कौन है? इस चीज़ को हम समझेंगे कि दुनिया के सबसे नया देश कौन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी सूडान गणतंत्र, दुनिया का सबसे नया, क्योंकि यह 9 जून 2011 में जो है यह देश बना था। यह देश जो है किससे अलग हुआ था? तो सूडान एक देश है, वहाँ से अलग होकर यह देश बना था। ठीक है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन अब उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, सबसे कम पढ़े लिखे वाले देश जो है, न्यूनतम साक्षरता वाला देश आपका क्या हो जाएगा? प्रदेश पूछ रहा है तो आपका बिहार हो जाएगा। आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी पूछता है तो केरल देश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग शिक्षित हैं। उसके बाद लक्षद्वीप आता है। साक्षरता बिहार की सबसे कम मानी जाती है, यहाँ 38.82%। ये 2011 का जो वो हुआ था तब का ही हम बता रहे हैं। अभी तो आगे चल के काफ़ी सुधार हुई है, बट पहले काफ़ी नीचे थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 18। सम्राट अशोक महान जिसे 14 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय कहाँ था? सम्राट अशोक जो थे, यह सम्राट अशोक कौन था? यह बिंदुसार का लड़का था। बिंदुसार के पापा जी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनका लड़का बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का सम्राट अशोक महान थे, जो 14 वर्ष तक भारत में, तो उनका जो राजधानी था पाटलिपुत्र था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग किए हैं, स्नातक में इंजीनियरिंग है, उसके बाद और 2 बार मुख्यमंत्री बने हुए। तो बिहार राज्य के हैं माननीय नीतीश कुमार, जो है बिहार राज्य के लगातार 2 बार का, अभी के समय जैसे मैं अभी के समय में तो 3 या 4 5 बार 6 बार जीत गए हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, ब्रुनेई, दारुसलाम। ये जो है निम्नलिखित में से बताना है कौन एशियन में नहीं है। तो वो हो गया आपका क्या, वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, या एशियन में नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इस सबके मुँह पे है कि बिहार एक राज्य है जहाँ के सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, और वो भी कौन थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो सिवान जिला के जियादेई नामक एक गांव था, उसी गांव में उनका जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत की संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कि वह कौन सा आयोग है सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग जो धारा 324 के अंतर्गत 28 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया क्या हो जाएगा, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। यही आया था क्वेश्चन कि जब 46 में संविधान अंतरिम सरकार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछा जा रहा है कि किस विभाग से वो थे, तो उनको विभाग दिया गया था क्या, उनको उस समय विभाग दिया गया था ये, बाद में चलकर जब देश आज़ाद हुआ तो उनको 1947 के बाद प्रथम राष्ट्रपति चुना गया क्या, जो बिहार के जीलादेही गांव से निवास करते थे, उन्हीं पर उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 25 देंगे। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन का लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो यह हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा आपके आंसर। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे पेज, ये तो पेज हो गया, पेज ए हो गया। अब जैसे कि अब इसमें देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखित उन्नति की है। बताया गया कि 2005 जब क्षेत्र, तो किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखीय उन्नति की है, तो वह कौन सा जगह का नाम है, उस जगह का नाम हमें बताना है। तो वह जगह है क्या, फास्ट ब्रीडर टेस्ट एरिएटर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनर्संधारणीकरण, इसी जगह पर जो है ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला, ठीक है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना था। तो आपका स्विट्जरलैंड था। इच्छा मृत्यु को जो है वो स्विट्जरलैंड नहीं था, वो जो था आपका नीदरलैंड था। नीदरलैंड जो था इच्छा मृत्यु को क्या किया था, वो विधिगत किया था। 28 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, ये चीज़ बताना है। गीता चंदन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल, स्वप्न सुंदरी। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, तो ये हो जाएगा गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल यह हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत के शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देंगे 29।
विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो यह हो गया आपका, क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा क्या, स्विट्ज़रलैंड में दावोस यह जगह है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में दावोस जगह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 30 देखेंगे। 30 में क्या कहता है क्वेश्चंस? ओलंपिक खेलों में से निम्न किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया था? वाल पर किस खेल में ये चीज़ दिया जाता है? ये चीज़ जो है, तो आप अगर मुक्केबाजी करते हैं, तो अगर आप मुक्केबाजी करते हैं तो उसमें वाल बारकर ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है। ये जो है 4 साल तक देखा जाता है। जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उनको मिलता है। सबसे पहले ये जो पुरस्कार दिया गया था वाल बारकर कप, जो मुक्केबाजी में दी जाती है, कब दिया जाता है? 4 सालों तक खेल देखा जाता है। प्रत्येक 4 साल के बाद जो ओलंपिक खेल में जो अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनको ये चीज़ें मिलती हैं। प्रथम बार 19 जो है आपको कितना, 1947 में, 1936 में मिला था ये चीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित? अब देखिए बहुत अच्छा जगह क्वेश्चन है। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 32 में क्या है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? इसमें से बताना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ था, उस आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। वह कौन सा युद्ध था? तो वो आपका क्या था? आपका वो था संथाली विद्रोह। कौन सा विद्रोह उसको बोलते हैं? संथाली विद्रोह। जो आनंद मठ उपन्यास जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा था, उन्हीं से संबंधित था। सबसे पहले एक और क्वेश्चन है कि यह आनंद मठ जो है, जो बुक है, उपन्यास है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। चाहे ये भी आ जाता है कि आनंद मठ जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा अब? 34 में दिया है कि कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, ये भी काफ़ी चर्चित था। कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन। ठीक है। तो इसमें जो प्रस्ताव दिया गया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, कहाँ से कहाँ तक? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? ये चीज़ पूछा गया है, किनसे संबंधित है? तो यह स्वामी विवेकानंद जो थे उनसे हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्न में से किनके अनुभवों पर आधारित है? ठीक है। 36 क्वेश्चन जो है हम उसको देखेंगे।
36 में दिया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वो भारत के मतलब कौन है ये, जैसे कि औद्योगिक अगर कोई या वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कोई भी वैज्ञानिक चीज़ें हों या औद्योगिक संबंधित कोई भी अनुसंधान परिषद हो, सारी चीज़ों से संबंधित, इन चीज़ों से संबंधित, सारे नहीं बट इन चीज़ों से संबंधित जो हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 में है कि केंद्रीय जल तथा विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। कहीं भी जैसे कि केंद्रीय जल या विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा खड़ग वासला में स्थित है। ठीक है, खड़ग वासला में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पुणे के पास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 38। 1857 की क्रांति में निम्न में से किससे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया या मार दिया गया, तो वो थे ताता तोप्यो। कौन थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, बोला जाता है कि 1857 का जो क्रांति या विद्रोह हुआ था यह प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था। इसमें सभी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग शासन करते थे, इन्हीं के अनुरूप ये चीज़ें चलती थी। इसके बाद जो है ताता तोपियो के द्वारा 1857 में निम्नलिखित में से यह ब्रिटिश शासन द्वारा इनको पकड़ा गया और मार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 39 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है, इन चीज़ों को देख रहा है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वो हो जाएगा आपका। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि भूमध्य रेखा जो है यह 13 देशों से होकर गुजरती है। ये चीज़ जान जाइएगा, कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। ठीक है, और यह इनमें से जो है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 40 देखेंगे। 40 में 40 में क्या करता है, 40 नंबर क्वेश्चंस यहाँ आ गया। ओके, कि राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशित महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किस चीज़ से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो वह है कांस्य युग से। किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्या 42। भारत तथा चीन के बीच सीमा वाली जो रेखा है उस रेखा का हम नाम क्या रखते हैं, तो वो रेखा मैक मोहन रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चलती है। ठीक है, उसके बाद जो है हो गया भारत और चीन के बीच में मैक मोहन रेखा चलती है। और 43 है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्या है। ये दी गई है तिथि, जैसे कि SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण का परीक्षण। सही विकल्प चुन के हमको बताना है। सबसे पहले कौन घटना हुई थी, बांग्लादेश कब बना, जैसे कि ये तो बांग्लादेश बनाने में 1972 या 1 में बना था।
बांग्लादेश। ये लड़ाई के बाद बना था। बांग्लादेश तो पार्ट था, जैसे कि ये बंगाल, मैं बता देता हूँ, जैसे कि बंगाल पार्ट था। बंगाल का ये पूर्वी वाला पार्ट था, तो इसको बोलते थे पूर्वी बंगाल। एक होता है पश्चिमी बंगाल, जो अभी कोलकाता वगैरह है पश्चिम। ये जो चीज़ थी, यह पूर्वी बंगाल बोला जाता है। ये चीज़ें थी कि इसमें यही चीज़ें आगे चलकर बंगाल बना था। ठीक है, ये चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, ठीक है। तो इन चीज़ों में जो पूर्वी बंगाल के लोग थे, उन पूर्वी बंगाल के लोग जो है पाकिस्तान से इनका संबंध था, पाकिस्तान देश में आते थे। बट ये कुछ मामला ये होता था जिसे परेशान किया जाना, जिसके चलते जो है यहाँ के इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वह कुछ चीज़ें बदली और उनके थ्रू जो है इनको आज़ाद कराया गया और उन लोगों को बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। सबसे पहले पोखरण का परीक्षण कब हुआ था, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो पहला ये था, क्या नाम है, जैसे कि पहला SL था, तो इनका जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था। ठीक है, 1979। बांग्लादेश का बनना मैं आपको बताया हूँ कब बना था, 71 में बना था, 71 में बना था। यह 79 है, 71 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि सिक्किम राज्य का 22वां राज्य कब बना था, इस कब बना था। तो ठीक है, तो ये बना था 75 में, 1975। ये 3 मिल गया, तो ये 3 से हम समझ जाएंगे 71 सबसे पहले बांग्लादेश वाला, तो उससे हम क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हम देंगे कि मैग्नॉट रेखा किन देशों के बीच चलती है। तो मैग्नॉट रेखा जो है आपकी किन देशों के बीच ये रेखाएं चलती है, तो यह जो है रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच चलती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच ये रेखाएं चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बस 50 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समय देना पड़ता है। क्वेश्चन दीजिएगा, समय दीजिएगा तो माइंड में रहेगा, नहीं दीजिएगा तो समय माइंड में क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इसलिए चीज़ों को समझें, भागने का फेर में नहीं रहें। ये नहीं कि हाँ हमको 5 मिनट में हम 100 क्वेश्चन पढ़ जाएं। ऐसे किसी जैसे कि एज ए टीचर कोई पढ़ा रहा है तो 5 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन बताए, वैसे उन चीज़ों को तो वो पढ़ने से कोई बहस नहीं था। चीज़ों को समझें, जानने समझने से ये होता है कि आपको बार बार एक एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, तो वहीं अब क्वेश्चन नंबर है, चीनी तीर्थयात्री जिसका नाम था ह्वेनत्सांग ने भारत का भ्रमण किया, किसके कार्य में आया था, कौन थे। तो हर्षवर्धन साहब जो थे, हर्षवर्धन जी, ये जो हर्षवर्धन थे उन्हीं के शासनकाल में यह चीनी तीर्थयात्री ह्वेनत्सांग भारत आया था, भ्रमण करने आया था, घूमने आया था। ये होता था हर एक के राज्य में, हर एक के समय में कोई ना कोई चीनी यात्री आया ही है घूमने। क्वेश्चन नंबर जो है 46 है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, भीमराव जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण या पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये काफ़ी नाम चर्चित है, JP इनका नाम है, जयप्रकाश नारायण। लोक नायक इनको बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं, लोक नायक बोला जाता है। इन्हीं के समय जो है संपूर्ण क्रांति या
पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 47 क्वेश्चन नंबर 47 में हम देखते हैं, इस पेज में हो जाएगा। 47 विंग ऑफ फायर का लेखक कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विंग ऑफ फायर, ये मानिए APJ अब्दुल कलाम साहब थे। इनका एक पुस्तक था जो 1999 में, ये जो पुस्तक 99 यही पुस्तक था जो 99 में प्रकाशित किया गया था, ये जो लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि भाखड़ा नांगल बांध, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर आता है, ठीक है। तो ये जो है सतलज नदी के तट पर है भाखड़ा नांगल। यह कहाँ है? हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में है। HP हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की एक जगह है बिलासपुर, उसी जगह ये चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे कि 49 है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, ये कलहन के द्वारा लिखे, कहीं कहीं आ जाता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम बोल देंगे किनके द्वारा लिखा गया है? कलहन। कहीं ये भी दे दिया कलहन के द्वारा लिखा गया, निम्न में से क्या है? ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो इसमें से जिनको याद रहेगा राजतरंगिणी को मार देंगे। अब इसमें ये पूछता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में किसके इतिहास के बारे में बताया गया है? तो वो जो है इसमें काफ़ी चर्चित बुक थी। इसमें जो है कश्मीर का जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में बताया गया है। कलहन के द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है, उसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 50, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किस साम्राज्य, क्या चीज़ के वह संस्थापक थे? तो वह थे ब्रह्मा साम्राज्य के संस्थापक। ये जो भी नामें दी गई हैं, जो भी संस्था दिया गया है, संस्था का नाम, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट संस्था है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को समझ जाते हैं। सबसे पहला तो था कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्मा साम्राज्य के, बाद खत्म, वो तो मिल गया, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को देखना है, समझना है, ओके। और ऐसे नेक्स्ट जो है इसके बाद का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका मैं PDF बनाकर आप लोगों के पास डालूँगा। जो लोग चैनल को शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद दें, तथा इन चीज़ों को बार बार आप रिपीट करें। रिपीट करने से ये होता है कि आपकी जो है मानसिक जो विकास है, चीज़ों को पढ़ने से होता क्या है, जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से आगे किसी चीज़ को आप बार बार कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है? मानसिक विकास होता है। यही चीज़ें जो है आगे चलकर आपको हेल्प करती है किसी भी क्षेत्र में। तो इसलिए चीज़ों को एक बार, दो बार, तीन बार हम पढ़ें। ये नहीं कि एक बार हम देख लिए छोड़ दिए राम भरोसे, ऐसे नहीं करते हैं। पढ़ें, फिर उसको जैसे हमको समय मिला उसको देख लिए, रिपीट किए। जैसे कि सारा सेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया है, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। जितना आप रिपीट कीजिएगा उतना आपको काम करेगा, जितना आप रिपीट कीजिएगा उतना ही माइंड सेट होगा। क्वेश्चन का तुक पकड़िए, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, कैसे क्या कह रहा है, ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।